हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक का चैप्टर 3 द सेल्फिश जायंट के एक्सरसाइजेस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके आप उसे देख सकते हैं। बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। क्वेश्चन 1, The little child's hands and feet had marks of nails. What does the child remind you of? Give a reason for your answer. तो जो छोटा बच्चा था उसके हाथ और पैर में कील से हुए हुए जख्म के निशान थे। तो उस बच्चे को देख के आपको किसकी याद आती एंड आपको रीज़न देना कि वो आपको उनकी याद क्यों दिला रहा है। हमने इस चीज़ को पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको क्रूसीफाई किया गया था क्रॉस पे और उनके हाथ और पैर में भी ऐसे ही कील ठोक के उनका क्रूसीफिक्शन हुआ था। जिस तरह से आप इस फिगर में देख रहे हैं, अगर आप कभी चर्च गए हो तो इस तरह से उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी क्रूसीफिक्शन की। एंड अगर आप यहाँ देखें तो उनके हाथ में ऐसे कील लगी है, उनके पैर में कील लगी है। सो दिस चाइल्ड रिमाइंड्स अस ऑफ जीसस क्राइस्ट. Jesus Christ was crucified on a cross with nails on both palms and legs. Also, Jesus is called the child of God, and so in this story he is represented literally like a child. और क्रूसिफिक्शन ही नहीं, जीसस क्राइस्ट को चाइल्ड ऑफ गॉड भी कहा जाता था कि वो भगवान के बेटे हैं। एंड इस पर्टिकुलर स्टोरी में लिटरली उनको एज अ चाइल्ड डिनोट किया गया है कि ही इज़ एक्चुअली अ लिटिल किड, अ चाइल्ड। एंड जब वो आते हैं तो जायंट को क्या बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक यू टू माई गार्डन, मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेके जाता हूँ। एंड उनका जो गार्डन है वो क्या था, पैराडाइज था। सो ऑब्वियसली आपको पता है कि गॉड लाइक फिगर ही हो सकते हैं जिनको एक्सेस होगी पैराडाइज में, जो किसी का डिसीजन ले सकते हैं कि वो पैराडाइज में जाएगा या हेल में जाएगा। सो डेफिनेटली इट इज़ इंडिकेटिंग दैट कि वो एक गॉड लाइक फिगर है। सो ऑल दिस पॉइंट्स टू वन डायरेक्शन की ही इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट. Also, he referenced his garden as a paradise, so it is another indicator that he is a god-like figure who has access to paradise. Now, whenever you are referring to someone who is a god-like figure, जब भी आप उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हो तो कैपिटलाइज कर देते हैं प्रोनाउंस को। सो आइदर ही और या शी, अगर आप किसी गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको कैपिटल एस में लिखना हो। सो इट क्लियरली मीन्स, अगर मिडिल ऑफ द सेंटेंस में ऐसे कैपिटलाइज्ड प्रोनाउन है, दैट मीन्स यू आर रेफरिंग टू समवन हु इज़ गॉड लाइक. Question 2. Is there something like the garden near where you live? Would you like one without the giant perhaps, and why? What would you do to keep it in good shape? So basically आपके लिए एक छोटी सी या तो स्पीकिंग या तो एक राइटिंग एक्सरसाइज है एंड आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो जस्ट टू गिव यू एन हिंट कि आप किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे एक सैम्पल आपको दिया है। सो यू हियर दिस आउट कि तब आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि किस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। देयर आर मैनी वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू गार्डन, सो उन वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो गार्डन में। एंड गार्डन को शेप में रखने के लिए, गुड शेप में रखने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सब के हिंट्स भी मैंने इस पर्टिकुलर आंसर में दिए हैं आपको। So there is a beautiful garden near my house where I visit frequently to get fresh air. तो मेरे घर के पास ही एक बहुत ही सुंदर गार्डन है जिसको मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ टू गेट फ्रेश एयर, मतलब एक साफ हवा, फ्रेश एयर लेने के लिए मैं वहाँ पे जाता हूँ। आई लाइक द गार्डन बिकॉज आई फील आई एम क्लोजर टू नेचर व्हेन आई सी सो मेनी ट्रीज, चर्पिंग बर्ड्स एंड स्क्विरल्स ऑल अराउंड. और मुझे गार्डन क्यों पसंद है, बिकॉज जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे क्या फील होता है कि मैं नेचर के बहुत क्लोज आ गया हूँ। बिकॉज जब भी आप सिटीज़ में रहते हो तो चारों तरफ से बिल्डिंग्स देखते हो, यू डोंट गेट दैट फीलिंग कि हमारे आसपास नेचर भी है। एंड जब आप गार्डन में जाते हो तो बहुत सारे बर्ड्स को चर्प करते हुए देखते हो, वहाँ बर्ड्स गाती रहती हैं, बहुत सारे स्क्विरल्स होते हैं। आप डिफरेंट एनिमल्स जो अपने गार्डन में देखते हो उसको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। एंड इस तरह से यू कैन से कि वॉट यू फाइंड इन योर गार्डन. इट इज़ अ वेरी लवली प्लेस. आई सी अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स there which instantly give me happiness. When I am in that garden I forget about the city, the pollution and all the stress and get time to meditate. So जब आप गार्डन में जाते हो तो फ्लावर्स देखते हो तो यू कैन मेंशन अबाउट फ्लावर्स, और बहुत ही ब्राइटली कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, सो यू कैन मेंशन दैट. एंड विच इंस्टेंटली गिव मी हैप्पीनेस. तो फूलों को देख के मुझे एकदम से खुशी होती है, इंस्टेंटली यानी उसी मोमेंट में, इन दैट मोमेंट. सो उस इंस्टेंट में मुझे एकदम से खुशी मिलती है. When I am in that garden, I forget about the city. जब मैं गार्डन में होता हूँ तो मैं सिटी के बारे में भूल जाता हूँ, बिकॉज वहाँ आके मुझे एक अलग सा एनवायरनमेंट मिलता है. मैं पोल्यूशन के बारे में भूल जाता हूँ, सारी स्ट्रेस मेरी चली जाती है, एंड आई गेट टाइम टू मेडिटेट. तो
गार्डन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ लोग सिर्फ एक्सरसाइज करने नहीं जाते बट मेडिटेट करने भी जाते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेस टू मेडिटेट. समटाइम्स आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स एंड वी प्ले टुगेदर हियर. We play games like frisbee, badminton, etc. because it is very spacious. जो सिटी में गार्डन्स होते हैं या आपके टाउन में गार्डन्स है वो बहुत ही रेयर प्लेसेस में से होते हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़े स्पेसेस, बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है खेलने के लिए. सो प्लेग्राउंड तो एक जगह हो गई बट गार्डन भी आप कुछ जगह देखोगे बहुत ग्रास के बहुत बड़े स्पेसेस होते हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो, पिकनिक मना सकते हो, खेल सकते हो. सो इट इज़ वेरी स्पेशियस. सो दिस इज़ where you can say the gardens are very spacious, बहुत ज़्यादा स्पेस है वहाँ पे. So you can play games like frisbee क्योंकि frisbee खेलने के लिए आपको बहुत स्पेस चाहिए. And you can play badminton etc. And you can mention your own favorite sports जो आप वहाँ जाके खेलते हो. You can also mention कि हम वहाँ जाके पिकनिक करते हैं तो we go there for picnic, we take our food and eat there. When we get tired, we lay down on the grass and watch the trees and birds above. जब हम थक जाते हैं तो हम ग्रास में लेट जाते हैं और फिर पेड़ों को और पक्षियों को ऊपर देखते हैं. We notice that a garden is clean and healthy because it is maintained by our local administration. Also, there are dustbins to collect trash. This really helps in keeping the garden in good shape. If we see some trash lying around, we collect them and throw them in dustbin. So, हम क्या नोटिस करते हैं कि जो भी गार्डन है मेरे घर के पास वो बहुत ही क्लीन और हेल्दी स्टेट में है. गार्डन को हेल्दी बोलना इज़ अन अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव आप गार्डन के लिए यूज़ कर सकते हो. अगर आप बोलते हो गार्डन हेल्दी है इसका मतलब वहाँ पे ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है एंड वो पर्टिकुलर गार्डन अच्छे से मेंटेन्ड है, वहाँ पे कचरा नहीं फैला हुआ है या ऐसा नहीं कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही. सो अगर वो मेंटेन्ड गार्डन है, ट्रीज़ हेल्दी हैं, वहाँ के फ्लावर्स वगैरह सब हेल्दी हैं, सो यू कैन से द गार्डन इज़ हेल्दी. एंड उसको मेंटेन कौन कर रहा है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. तो आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट के पार्क्स होते हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह आपकी मेंटेन करती है. सो यू कैन राइट दैट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन इट. ऑल्सो देर आर डस्टबिन. आप देखते हो गार्डन्स में आजकल बहुत सारे डस्टबिन्स लगे हुए होते हैं बिकॉज लोग पिकनिक मनाने जाते हैं तो उनको अपना खाना और जो भी लेफ्ट ओवर्स है उसको फेंकने के लिए कुछ जगह चाहिए. सो यू कैन मैंशन अबाउट दैट. एंड ये सब चीज़ों से क्या होता है, गार्डन बहुत ही अच्छी शेप में रहता है. इट इज़ इन गुड शेप. इफ़ यू सी सम ट्रैश लाइंग अराउंड, अगर हमें आजू बाजू कोई भी कचरा दिखता है, ट्रैश यानी कचरा, यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड गार्बेज या रबिश. सो अगर हमें कहीं भी गार्बेज या ट्रैश दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसे कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल देते हैं. सो दिस इज़ आवर कॉन्ट्रीब्यूशन. तो आप बता सकते हो कि आप पर्सनली कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हो उस गार्डन को गुड शेप में रखने के लिए. सो देयर कुड बी मेनी थिंग्स. आप बहुत सी चीज़ें बता सकते हो कि उस गार्डन को अच्छी शेप में रखने के लिए आप क्या करते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे आप डक्स देखते हो, अगर वहाँ पे एक छोटी सी पॉन्ड है, डक्स हैं, तो अगर आप उसको फीड कर रहे हो तो आप उनको खाना दे रहे हो, तो दैट इज़ वन वे टू मेंटेन एनिमल्स ऑफ द गार्डन. अगर आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रीज़ के आसपास देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ तो उनको आप हटा रहे हो ताकि जो भी ट्रीज़ हैं वो हेल्दी रहें. सो दैट इज़ वन वे यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. या अनदर वे कुड बी कि आप वहाँ पे जाके टिकट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ पे आपसे पैसे लिए जाते हैं टू मेंटेन द गार्डन. तो आप वॉलंटरी पैसे दे सकते हो कि जस्ट टू मेंटेन दिस गार्डन, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. सो देयर आर मेनी वेज. सो आपको इनको पार्ट्स में इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है. एंड डोंट फॉरगेट कि जो भी चीज़ें पूछी गई है उसको आप या तो एक लाइन से, 2 लाइन से, बट उसको एड्रेस ज़रूर करें. सो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, इन तीनों पार्ट को इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एड्रेस कर दिया. नाउ दिस इज थिंक इट ओवर सेक्शन एंड एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मुझे ये सेक्शन बहुत पसंद है बिकॉज ये एक ऐसा सेक्शन है कि हम टेक्स्ट बुक से बाहर निकल पाते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा सोच पाते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप बड़े हो जाओगे और आपके पास कोई सिलेबस नहीं रहेगा, जो आपके पास ये जो पूरी दुनिया है ये एक पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपके सामने होगी. फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी पोकेमॉन गो खेला है तो आपके पास पूरा स्ट्रीट, पूरा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए होता है. तब आपको डिसाइड करना होता है कि भाई मैं किधर जाऊँ, मैं लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, मैं उस एरिया में जाऊँ पोकेमॉन पकड़ने, इस एरिया में जाऊँ पोकेमॉन पकड़ने. सो जब आपको ये डिसीजंस लेने होते हैं ना, तो देन आपकी थिंकिंग कैपेसिटी काम में आती है कि मुझे क्या पसंद है, मैं ये टेक्स्ट क्यों रीड कर रहा हूँ. तो फिर आप बहुत सारी गलतियाँ भी करते हो कि मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने उस बुक को पूरा पढ़ लिया, फिर मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, या समझ में भी आ गया तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ. लेकिन ये चीज़ को सोचने के लिए आपको एक स्टेप फर्दर जाना पड़ेगा. एक स्टेप क्या फर्दर जाना पड़ेगा कि अगर आपने उस बुक को पढ़ ली तो आप उस बुक के ऊपर मनन चिंतन करेंगे. आप थोड़ा सोचेंगे कि मैंने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा, ये यहाँ इस तरह की स्टोरी क्यों फ्रेम हुई है. एंड यही एक्सरसाइज जो है आपको अच्छे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगी इन फ्यूचर भी. सो करेंटली आप देखोगे तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो
अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट्स हैं उसमें आप रिव्यूज़ पढ़ते हो, सो आप उसके ऊपर सोचते हो, कितना रिसर्च करते हो। सो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपको इस पर्टिकुलर थिंकिंग की ओर हेल्प करता है, जिसको कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप थोड़ा सा एडिशनली अपना दिमाग लगा के किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हो। सो थिंक इट ओवर का सेक्शन का यही मकसद है कि इट्स नॉट अबाउट एग्ज़ाम कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट इट्स अबाउट कि आप कितना चीज़ों को समझें एंड कितना एडिशनल फिर उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है और पहला पॉइंट है आई वुड रादर से कि सेल्फलेस लव इन्वॉल्व्स सफरिंग फॉर अदर्स। मतलब ये जो भी सेल्फलेस लव होता है, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस अपना प्यार दिए जा रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपका पार्टनर हो, सो हुएवर दैट पर्सन इज, कोई भी वो पर्सन हो, आप उसको लव दे रहे हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, निस्वार्थ भावना से। ये नहीं सोच के कि अगर हाँ मैं आज इसको ये इतना प्यार दूंगा या प्यार दूंगी तो मुझे इतना रिटर्न में मिलेगा। तो यू डोंट लव योर मदर, आप अपने मम्मी पापा को इसलिए प्यार नहीं करते हो क्योंकि आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है, आई होप नॉट। तो इसीलिए जो सेल्फलेस लव होता है उसमें आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो वापस इन रिटर्न, आप बस करते हो बिकॉज यू जस्ट लव दैट पर्सन और दैट थिंग और दैट एनिमल। एंड दैट सेल्फलेस लव इन्वॉल्व्स यानी उस सेल्फलेस लव में आपको सफरिंग होती है एंड इट इन्वॉल्व सफरिंग फॉर अदर्स। सो जिसको आप सेल्फलेस लव दे रहे हो, इट इन्वॉल्व्स, उसमें ऐसा होगा कि आपको उनके लिए सफ़र करना पड़े। नाउ व्हाट इट मीन्स इज कि सफरिंग को आप जनरली लॉस से रिलेट करते हो। सो सफरिंग इज ऑल्सो लॉस, एंड लॉस यानी सेक्रीफाइस से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उनके लिए कुछ लॉस उठाना पड़ सकता है, सेक्रीफाइस उठाना पड़ सकता है। अगर आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी के लिए सेल्फलेस लव है आपका, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स, तो वो आपको कुछ काम देते हैं कि बेटा मेरे लिए ये कर दो, तो आपको अपने बिजी शेड्यूल, लेट्स से आप बहुत बिजी हैं, आपके एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो भी आप टाइम निकाल के अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करते हो, तो वो आपका लॉस ऑफ टाइम है। सो यू आर सेक्रीफाइसिंग आपका थोड़ा सा समय जो आप पढ़ाई में लगा सकते थे अपने मम्मी पापा के लिए, तो ऑलरेडी वो सेक्रीफाइस इन्वॉल्व होता है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सफरिंग फॉर यू। बट इफ़ वी सी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लास्ट में जो वो बच्चा था उसमें जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस दिया था इनडायरेक्टली, एंड जीसस क्राइस्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सफरिंग फॉर अदर्स। अगर आप जीसस क्राइस्ट की स्टोरी आपको पता नहीं है, अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी है, तो आपको बहुत सारे इंटरनेट पे छोटी समरीज मिल जाएंगी उनके लाइफ के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि जब उनको क्रूसीफाई किया गया था, जब उनको खूंटी पर चढ़ाया गया था, तो उनके ही डिसाइपल्स, उनके फॉलोअर्स ने ही एक्चुअली ये किया था, एंड स्टिल ही डिड इट। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इनका भला हो, इनके फॉलोअर्स का, भले उन्होंने अल्टीमेटली उनको क्रूसीफाई किया फॉर सम रीज़न और दी अदर, बहुत डिटेल की स्टोरी है ये, बट स्टिल ही डिड इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, पूरी ह्यूमन काइंड की बेनिफिट के लिए उन्होंने किया, एंड ही सफर्ड, एंड राइट नाउ वी कंसिडर हिम एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन। तो अगर आप पूरी क्रिश्चियनिटी धर्म उनसे निकल के आई है, सो यू अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी चीज़ होती है ये। When you have selfless love, you have to suffer. There is suffering involved. एंड अगर आपको अपने हिंदुइज्म से एग्जांपल दूं कि लॉर्ड शिवा का बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब एक साइड देव थे, एक साइड दानव थे, एंड जो भी चीज़ निकलने वाली थी उस समुद्र मंथन से, उनको अमृत की तलाश थी, आपको पता है, बट उस मंथन में बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही थी, एंड शर्त ये थी कि जो भी चीज़ निकलेगी दोनों में से एक साइड को लेना ही है। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसमें पॉइजन निकला। अब पॉइजन कोई नहीं चाहता, ना देव चाहेंगे ना दानव चाहेंगे, तो इस सेंस में अब शर्त तो ये थी कि दोनों में से एक साइड में किसी ना किसी को तो लेना है ये पॉइजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक साइड के लोग जो हैं पॉइजन खा के मर जाएंगे। तो अब ये तो दुविधा में फंस गए, तो इससे बचने के लिए वो क्या करे, शिव जी के पास गए, एंड शिव जी ने क्या किया, ही सफर्ड फॉर देम, उन्होंने वो जहर पी लिया। क्यों पिया, ताकि दोनों में से किसी भी साइड को पॉइजन ना खाना पड़े। तो ही सफर्ड फॉर बेनिफिट ऑफ अदर्स, बिकॉज उनका वो सेल्फलेस लव था। ही इज़ नोन फॉर दैट, ही इज़ ऑल्सो वेरी, उनको बहुत एंग्री प्रोट्रे किया जाता है, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी जनरस, बहुत ही सेल्फलेस लव है उनका, शिवा का। एंड इस पर्टिकुलर स्टोरी से डिपिक्ट होता है कि यू हैव टू सफ़र व्हेन यू लव योर डिसाइपल्स, अपने फॉलोअर्स को आप लव करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वन वे और दी अदर। आपके पेरेंट्स का एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको कि पेरेंट्स के लिए भी
आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट इन रिटर्न अगर आप देखोगे तो आपके पेरेंट्स ने भी आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। अगर आप अपने पापा को देखोगे, अपनी मम्मी को देखोगे, तो पूरा समय वो आपके लिए झोंक देते हैं। आपके पापा दिन रात ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं ताकि आपको अच्छी स्कूलिंग मिल सके, आपके हाथ में ये स्मार्टफोन आ सके जिसमें आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी मिलता रहे, ताकि आप यूट्यूब चला सकें। आपकी मम्मी आपके लिए रोज़ खाना बनाती है। आप कभी कभी ये भी नहीं सोचते हैं, अगर मान लीजिए आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, आप कभी उनसे पूछिए कि उनके एस्पिरेशंस क्या थी, क्या उनका कुछ और मन था कि हाँ मैं जॉब करूँगी या मैं ये चीज़ करूँगी, मैं पेंटिंग करूँगी। कभी आप पूछिए, दैन आपको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितनी चीज़ें छोड़ी हैं जस्ट बिकॉज वो आपको पाल सकें। सो इनका ये सैक्रिफाइस क्यों है? बिकॉज दे लव यू सेल्फलेसली। वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपसे। वो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बड़े हो जाएंगे तो आप उनको खाना खिलाएंगे। ये उनका कोई मोटिवेशन नहीं है। उनका बस सिंपल सेल्फलेस लव है। दे वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड दे वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल। सो वॉट इट मीन्स इज कि वेन यू डू सेल्फलेस लव यू पुट समवन बिफोर योर सेल्फ। तो आप किसी को जब अपने से आगे रखते हो कि नहीं मेरे से पहले उसका भला हो, दैट इज़ द सेल्फलेस लव। एंड ये ओवरनाइट नहीं आपको समझ में आएगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं समझ में आएगी। कभी कभी अब हमें लगता है कि हम तो पेरेंट्स के साथ सेल्फलेस लव करते हैं, लाइक इट्स अ गिवन। बट जब आपके पास चॉइसेस आती हैं कि आपकी फ्रीडम वर्सेस पेरेंट्स की खुशी, या आपकी चॉइस वर्सेस पेरेंट्स की खुशी, जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं लाइफ में, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका लव कितना सेल्फलेस है और या कितना सेल्फलेस नहीं है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है, जब आपको मौका आता है कि जब आपको सफ़र करना पड़ेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपका लव कितना सेल्फलेस है। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स मुझे रीसेंट टाइम्स में से लगता है कि मैंने मूवी देखी थी पंगा, एंड उस पंगा मूवी में दोनों साइड से सेक्रीफाइस दिखा था। तो देयर वाज अ मदर एंड वो बहुत अच्छी कबड्डी प्लेयर होती हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप फॉरवर्ड कर लीजिए बिकॉज थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए, बट स्टिल ओवरऑल मूवी बहुत मज़ेदार है एंड आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा स्पॉइलर होगा आपके लिए। तो मदर जो रहती हैं वो कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर होती हैं, बट उनका जो बच्चा होता है ही इज़ लिटिल वीक। तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, या तो वो कबड्डी पे पूरा ध्यान दें या तो बच्चे के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज बच्चे को एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली वेरी वीक, उनकी बॉडी वीक होती है। तो वो अपना कैरियर सेक्रीफाइस करती है एंड शी वाज टॉप मोस्ट प्लेयर, मतलब वो नेशनल लेवल की प्लेयर थी। शी सेक्रीफाइस्ड इट एंड अपने बच्चे के पूरे केयर पे ध्यान दी एंड शी नेवर कंप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं किया। एंड बाद में जब ये बात उसके बच्चे को पता लगती है, तो वो बच्चा बोलता है पापा को कि नहीं अब हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। एंड दे गो थ्रू ऑर्डील्स यानी प्रोलॉन्ग सफरिंग। बहुत लंबे समय तक अगर आपको बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, तो क्या कठिनाई झेलनी पड़ी उन्हें कि उन्हें घर के सारे काम करने पड़े थे। पापा ऑफिस जाते थे, जो बच्चा था वो स्कूल जाता था, पर घर आके अब पापा को खाना भी बनाना है, बच्चे को साफ सफाई भी करनी है फॉर एग्जांपल। तो घर के सारे काम उन्हें करना पड़ता था अलॉन्ग विथ उनके स्कूल वर्क, उनके ऑफिस वर्क। क्यों वो कर रहे थे ये सेक्रीफाइस, क्यों कर रहे थे? ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि दे हैड सेल्फलेस लव फॉर देयर मदर एंड वाइफ। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ वॉट इट मीन्स कि जब भी आप किसी से सेल्फलेस लव करते हैं, देयर विल बी सफरिंग एंड देयर विल बी सफरिंग फॉर अदर्स, देयर विल बी सफरिंग फॉर देम। एंड आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देयर कैन नॉट बी एनी सेल्फलेस लव व्हेन देयर इज नो सफर। इट इज़ पार्ट ऑफ इट, जिसको बोलते हैं ना कि इसके पैकेज में होता है, ये पैकेज डील है ये। सेकेंड, ओनिंग थिंग्स इज ह्यूमन, शेयरिंग देम इज डिवाइन। नाउ एक्चुअली ये बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब से इंस्पायर्ड है। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। आपने ये सुना होगा या आपके स्कूल में कभी इंस्पिरेशनल बोर्ड्स लगे होते हैं थॉट ऑफ द डे वाले, तो उसमें ज़रूर लिखा हुआ होगा कि टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है ओनिंग थिंग्स इज़ ह्यूमन, शेयरिंग देम इज़ डिवाइन। सो किसी चीज़ को ओन करना, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बट शेयर करना ये हमारा है, ये एक डिवाइन है। डिवाइन यानी गॉड लाइक बिहेवियर है। यू बिकम लाइक अ गॉड, डिवाइन चीज़ है ये। यू नो आप ऊपर उठ जाते हो, आप ह्यूमन सेंटिमेंट से ऊपर उठ के एक बहुत ही बड़ी चीज़ कर रहे हो। दैट्स व्हाई दिस इट्स डिवाइन। एंड शेयरिंग करना डिवाइन क्यों है? बिकॉज शेयरिंग स्प्रेड्स हैप्पीनेस। शेयरिंग करने से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है, यू स्प्रेड हैप्पीनेस। आपके पास एक बिस्किट का पैकेट है, आप शेयर करो किसी के साथ, किसी भूखे बच्चे के साथ, तो आपने उसको इंस्टेंट हैप्पीनेस दे दी बिकॉज वो सुबह से खाया नहीं। जितने भी होमलेस किड्स रहते हैं आपके स्ट्रीट पे जो भीख मांगते रहते हैं फॉर एग्जांपल, आप उनके साथ खाना शेयर करेंगे तो कितनी खुशी होगी उनको। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी केक नहीं देखा हुआ होता है, उन्होंने कभी मिठाई नहीं खाई हुई होती, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो कभी मिठाई चख पाएँ या कभी चॉकलेट दे पाए। कैडबरी डेयरी मिल्क को पता ही नहीं होगी क्या टेस्ट होता है, और आप उनके साथ शेयर करके देखिए
क्या खुशी मिलेगी उसको। दैट इज़ वॉट इट मीन्स कि जब आप शेयर करोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। एंड अभी जब कोरोना वायरस का टाइम है एंड इट इज़ सो रेलेवेंट, आप देखोगे कि कितने सारे टाइम में कितने लोग हैं जो बहुत से नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड जब चीज़ें घर पे आना, होम डिलीवरी बंद हो गई है फॉर एग्जांपल, काफ़ी दुकानें बंद हैं, कुछ चीज़ें बहुत दूर दूर मिलने लग गई हैं, तो अब एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी का हेल्प करना पड़ेगा कुछ सेंस में। एंड अगर आपके घर में कुछ भाइयाँ आ रही हैं फॉर एग्जांपल, आप उनको पगार देना बंद कर देंगे फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं मैं आपकी सैलरी नहीं काटूंगा, आप मत आओ, अब घर में सेफ रहो, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शेयरिंग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ केयरिंग, शेयरिंग। एंड यू कैन सी कि जब आप ये चीज़ें करते हो, इतना बड़ा डिजास्टर भी जो वर्ल्ड लेवल पे है, स्टिल हमने इतना अच्छा से इसको इसको झेल लिया, जस्ट बिकॉज वी वर देयर फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे, हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे थे। एंड वाई वी शुड डू इज़ कि जो हैप्पीनेस होती है ना वो इन्फेक्शियस होती है, कि आप हैप्पी हो तो आप दूसरे को भी हैप्पी कर दोगे, ये फैलती है। कोरोना वायरस जैसे फैलता है, आप बोलते हो ना एक चीज़ इन्फेक्शियस, वैसे हैप्पीनेस भी इन्फेक्शियस होती है। आप खुश हो तो आप दूसरे को खुश करोगे, फिर वो किसी और को खुश करेगा, सो यू विल स्प्रेड इट मोर एंड मोर। तो इट विल बी लाइक कि आप खुश हो, आपने किसी और को खुश किया, वो किसी और को खुश करेगा। एंड इट इज़ लाइक इंस्पिरेशन, कि उसको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि दूसरे को खुशी मिले। एंड इट विल स्प्रेड लाइक एनीथिंग, एंड दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट। हमें इस दुनिया में यही चाहिए आज, कि हम सिर्फ हैप्पीनेस स्प्रेड करें। एंड अगर आप पहले वाले सेंटेंस को थोड़ा सा और एनालाइज करें कि ओनिंग थिंग्स इज ह्यूमन, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप देखोगे तो उस जायंट ने क्या बोला था कि ये गार्डन मेरा है, बस मैं खेलूंगा इसमें। लेकिन क्या हुआ, वो अकेला पड़ गया, उसे इतना, वो अकेले में इतना दुखी था, इवन दो उसके गार्डन में इतनी सारी चीज़ें थी, उसने वॉल बना लिया, कोई आ नहीं रहा है, कोई छेड़ नहीं है उसके गार्डन को, फिर भी वो खुश नहीं था। एंड उस दुखी वाले माहौल को कैसे रिप्रेजेंट किया स्टोरी में कि वहाँ पे ठंड आ गई है। तो ठंड वॉज नथिंग बट लाइक अ सॉरो, ठंड आ गई है, फूल खिलना बंद हो गए, ट्रीज ब्लॉसम करना बंद हो गए, बर्ड्स चर्प करना बंद हो गए, बिकॉज बिकॉज कोई है नहीं शेयर करने के लिए। वो क्यों खुश हों, क्यों गाएंगी वो, क्योंकि जब बच्चे सुनते ही नहीं तो क्यों गाएंगी। तो उनका सॉन्ग भी एक तरह से शेयरिंग ही था, वो शेयर करते थे बच्चों के साथ। पर जैसे ही उसने गार्डन खोल दिया, यू सी पूरा सीन चेंज हो गया। उसने इतनी खुशियां बांटी हैं, एक बच्चा खुश हुआ, एक बच्चे दूसरा बच्चा खुश हुआ, जो लोग जाते थे वो देख के खुश हो जाते थे कि कितना प्यारा गार्डन है। सो चीज़ों को ओन करने से आप खुशी नहीं बढ़ती है, शेयर करने से खुशी बढ़ती है। एंड दैट इज़ अ डिवाइन थिंग, दैट इज़ समथिंग लाइक आप अपलिफ्ट करते हो खुद को अपनी टेंडेंसी से। एंड महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली थी कि इस दुनिया में सबके नीड के लिए है चीज़ें, पर सबके ग्रीड के लिए नहीं है। दैट्स इनफ फॉर एवरी वंस नीड बट नॉट फॉर एवरी वंस ग्रीड। एंड ये जो ओनिंग थिंग की जो टेंडेंसी होती है कि चीज़ों को अपनाना, मेरी है ये चीज़, मेरी, ये ग्रीड का एक आउटकम है कि मुझे, एक तो ग्रीड से क्या था, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए और सिर्फ मेरे लिए चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। एंड इस तरह से क्या होता है कि आप देखोगे कि एक आदमी के पास 5 घर हैं, एक आदमी के पास 5 कारें हैं, एक आदमी के पास पता नहीं 100-200 कपड़े हैं उसकी अलमारियाँ में। एंड वही आदमी अपने घर से बाहर निकलेगा तो देखिएगा कि एक बच्चा है, एक आदमी है, एक औरत है, इसके फटे हुए कपड़े हैं, पैरों में चप्पलें नहीं हैं। एंड वही अगर एक जोड़ी चप्पल उनको दे दे या अपना एक जोड़ी कपड़ा उनको दे दे, शेयर कर दें, तो दोनों खुश। क्या आपको 200 जोड़ी कपड़े चाहिए आपको? क्या आपको दिन में 4 बार कपड़े बदलने की ज़रूरत है? तो इसी चीज़ की बात होती है कि यू डोंट नीड सो मच, आपको इतनी ओन करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। हमारा काम कम में चल जाता है। एंड स्पेशली कोविड-19 के सिचुएशन में तो हमें ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है, जब हम 2-3 महीने से बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं कर पा रहे, फिर भी हमारा गुजारा हो रहा है। ये जो ग्रीडीनेस है हमारी, चीज़ों को सिर्फ ओन करते रहना, ये चीज़ हमारी, ये मेरी है, मेरी, बिल्कुल शेयर नहीं करना, इस चीज़ से अनहैप्पीनेस बढ़ती है दुनिया में। सो आप छोटे हो और आप जाके शेप करोगे आगे के वर्ल्ड के, आप फ्यूचर हो इस वर्ल्ड के। इसलिए बोलते हैं कि चिल्ड्रन आर द फ्यूचर। आप फ्यूचर हो, आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा कि आज से 20 साल के बाद दुनिया कैसी होगी। क्योंकि आज जब हमारे बिहेवियर डिसाइड कर रहा है आज के वर्ल्ड को, तो ये हमें सिखाया गया है 10-15 साल पहले। सो आई होप कि आप जो है इस पर्टिकुलर चीज़ को इनकलकेट करें कि यू ट्राई टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज ट्रस्ट मी, व्हेन यू शेयर थिंग्स, चीज़ें बढ़ती हैं। ये जो खुशी है ना, ये बढ़ेगी एंड इट विल कम बैक टू यू। ये जो खुशी है ना, ये वापस फैल के जो है आपके पास ही आएगी, जैसे जायंट के साथ हुआ था। जैसे उसने अपना गार्डन खोला, उसकी खुशी बढ़ गई, वो खुशी वापस उसके पास ही आई घूम के। एंड फाइनली उसको क्या रिवॉर्ड में मिला? उसको पैराडाइज मिला। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, आपके लिए इस चैप्टर का एक एनिमेटेड वीडियो यूट्यूब पे है, उसका लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे देखें ताकि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक मूवी
के फॉर्म में एक स्टडी करने का रिसोर्स है, वो मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन को दबा के कर सकते हैं। आप अपने फीडबैक्स, डाउट्स एट्सेट्रा हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर लिखें। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है आओ पढ़ें AAOPADHE। इस बुक के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।